अपना इलाज कुछ लिमिटेड परसेंट 1% 2% पेशेंट्स को देता हूँ, वही सेम मैसेज आप मीडिया के थ्रू लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो हर पेशेंट को डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत ना पड़े, जब कुछ ट्रीटमेंट ऐसा है जो अपने घर पे कर सके ताकि उसको एटलीस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। तो बहुत ख़राब लगता है कभी ऐसे सुनने में कि ऐसा हो गया क्योंकि आसपास कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो वर्ल्ड हार्ट डे बेसिकली 2000 में सेलिब्रेट वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने शुरू किया। उन्होंने उनकी थीम यही थी कि जो चीज़ हम अच्छे से जानते हैं उसी चीज़ का हम अच्छे से इलाज कर पा रहे हैं। तो इस साल 2023 की थीम भी यही है, यूज़ योर हार्ट, नो योर हार्ट। आप अपने हार्ट के बारे में जानिए और उसको यूज़ करिए। मतलब ये है कि आप जिस चीज़ के बारे में जानते नहीं उस चीज़ के बारे में ध्यान भी नहीं देते, जिस चीज़ के बारे में आप जानते हो उस चीज़ से आप प्यार भी करते हो, उस चीज़ को आप संभाल के भी रखते हो। तो अगर आप अपने हार्ट के बारे में जानेंगे तो ही आपको पता होगा कि हाँ हमारी बॉडी में हार्ट है, ये कैसे ख़राब होता है या ये कैसे सही होता है। इस साल की यही थीम है मेनली। तो बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है कि अभी जो रिसेंटली हुआ है ना कि हमने इमेजिन कर लिया है कि हमारी लाइफ जो है लाइफ स्पैन कम हो रहा है। पहले 100 ईयर्स लाइफ स्पैन होता था। बेसिकली क्या, लाइफ स्टार्ट्स विद द टाइम हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग। तो जैसे पेट में बच्चा होता है मदर के, तो पहले कहते हैं कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तब कहते हैं कि लाइव बर्थ तब लिखते हैं जब उसमें अल्ट्रासाउंड में बीटिंग हार्ट आ जाता है, तब तक उसको लाइव बर्थ नहीं बोला जाता। और डेथ तब बोलते हैं जब वही हार्ट स्टॉप हो जाता है। तो लाइफ स्टार्ट से लेके डेथ तक ये हार्ट का ही रोल है। आपका गाड़ी का इंजन है, ये इंजन के बिना कुछ भी मतलब लाइफ नहीं है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा जो हर सारा बिहेवियर हर चीज़ में आर्टिफिशियल हो रहा है। मेडिकल साइंस प्रोग्रेस कर रही है बट हमारी जो लाइफ स्पैन डिस्पाइट बीइंग सो मच प्रोग्रेस कम होती जा रही है। इसका मेन रीज़न क्या है कि एक तो डाइट, जिसके इतनी चेंजेस आ गई कि हम कुछ भी कर ले फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे पहले वर्ल्ड न्यूट्रिशन पे स्टडी हुई, तो अभी जैसे वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, इस पे जो हार्ट स्टडी चल रही है वो बेसिकली हार्ट डिजीज़ को ले जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो स्ट्रेस जिसको हम किसी भी पैरामीटर से मेजर नहीं कर सकते। इसमें कोई भी ऐसी मेडिकल साइंस में कोई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, कोई ऐसी टेस्ट नहीं है कि ये बंदा कितने के स्ट्रेस में जी रहा है। तो स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है कि उससे सबसे ज़्यादा हार्ट अफेक्ट हो रहा है। और उससे ये चीज़ जो हुई, पहले जो हार्ट अटैक 90s में होता था, फिर 80s में हो गया, 80s वाला 70s में हो गया, 70 वाला 60 में हो गया, और 60 वाला 50 में हो गया। 50 तक भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अब मैं रिसेंटली 2-3 साल में देख रहा हूँ, स्पेशली आफ्टर कोविड, कि सारे पेशेंट जो आ रहे हैं मेरे पास वो 40 to 50 के बीच में आ रहे हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स वो यंग हार्ट डिजीज़ वाले आ रहे हैं। और उनकी एवरेज एज आप निकालो तो 44, 46, 47 और 48 ऐसे ही पेशेंट्स आ रहे हैं। तो अब कई बार ऐसे सोच के लगता है कि यार लाइफ अभी 5 साल ही रह गए, 6 साल ही रह गए। तो ऐसे ये सबके लिए इफेक्ट है, कोई भी इससे बचने वाला है नहीं। तो इस चीज़ के लिए मेरा मैसेज यही था कि मेरे एक फ्रेंड है, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट है यूएस में, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, बेसिकली पहले जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि बंदा कुछ खाता था या कोई बात करता था, ना तो सामने वाला कुछ सोचता था, ना बोलने वाला ना सुनने वाला। तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती थी। अब बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है कि सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा, सामने वाला उसको किस एंगल से सोच रहा है कि मेरे लिए इसने कुछ। बेसिकली हम लोग हंसी मखौल नहीं करते, अपने आप को रिलैक्स नहीं रखते, सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि क्या खाया नहीं खाया, कब सोए। पहले ये सारी चीज़ें कोई ऐसा आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है। तो मेन मैसेज यही है कि डाइट का साथ साथ अपने को स्ट्रेस फ्री रखना है। और इस चीज़ में हमें इतना वो नहीं जाना है कि हमारी जो लाइफ स्पैन, हम मतलब लगभग सबने इमेजिन कर लिया हुआ है कि 60 ईयर्स की एज तो है ही, बस 60 के ऊपर तो बोनस है। पेशेंट से भी बात करो तो खुद ही कहता है कि अब तो सारा काम हो गया, अब मेरा तो बोनस चल रहा है।
तो ऐसी भी सोच नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, पहले 90s प्लस के लोग भी घी खाते थे, तो ब्लेमिंग घी की घी से बीमारी होती है ऐसा कुछ नहीं है। 20 to 30 ग्राम पर डे इज़ ए नॉर्मल रिक्वायरमेंट। जब आप उसको बिल्कुल बंद कर देते हो, दैट आल्सो लीड्स टू डिजीज़। तो बॉडी को हर चीज़ की, कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की भी बॉडी को ज़रूरत है। हाँ, एक्सेस में हर चीज़ ख़राब है। और फिर एक दो चार चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक मैसेज आता है कि गैस बन गई, उस चीज़ के लिए दिस इज़ वेरी वेरी मिसनोमर। गैस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ना ही कोई मेडिकल साइंस में होती है। पेशेंट्स बोलते हैं तो उसमें हम लोग यस बोल देते हैं कि हाँ पेशेंट को चलो कन्विंस होएगा, बट आपको कभी भी अब नॉर्मल लगे, कोई गैस लगे तो गेट योर ईसीजी डन। ईसीजी मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी एक ऐसी इनोवेशन है कि हम भी पेशेंट को बता नहीं पाते विदाउट ईसीजी, क्योंकि हार्ट अंदर है, उसको हम टच तो कर नहीं सकते। पहले तो नब्ज देखते हैं, नब्ज से थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, पर हार्ट अटैक का उसमें भी आइडिया नहीं लगता। जब लगता है तो बहुत लेट हो चुका होता है, तो उसको इमीडिएटली आपको ईसीजी करवाना चाहिए। और यूएस वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये इतना एडवांस हो गया कि मोबाइल के पीछे एक छोटी सी चिप आती है, आप अपने अंगूठे रखिए, आपका ईसीजी स्क्रीन पे आएगा, आप इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप या किसी उससे अपने डॉक्टर को आप भेज सकते हो। और एक एमरजेंसी किट हर किसी के घर पे होनी चाहिए। किसी को भी गैस का लगे तो एक डिस्प्रिन की टैबलेट, 300 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल और 40 to 80 मिलीग्राम अटोर्वास्टैटिन, ये आप किसी भी पेशेंट को, अगर उसको गैस भी है तो भी दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक भी होगा तो एटलीस्ट ही विल गेट टाइम, उसको टाइम मिल जाएगा ताकि हॉस्पिटल में पहुंच के अपना इलाज करा पाए। विद हार्ट, आपको पता है कि मैं कल तक बिल्कुल ठीक था, आज मैंने खाया भी, खाना भी घर का खाया है, कुछ ऐसा रोज़ ही ये चीज़ खाता हूँ, पर कुछ अब नॉर्मल फील हो रहा है। देन यू शुड फोकस कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। आज की डेट में ईसीजी हर गली के कॉर्नर पे अवेलेबल है, तो आपका अपना इमीडिएटली आप पहले ईसीजी करवाओ। और अगर आपको लग रहा है कि ईसीजी भी रात को 2 बज रहा है, ईसीजी अवेलेबल नहीं है, तो एमरजेंसी किट घर पे रखनी चाहिए आपको। इमीडिएटली वो 2-3 टैबलेट खा लो आप, ठीक है। वो तो आप हॉस्पिटल आते हो तो भी हम यही टैबलेट देते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं भी है तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। स्टेरॉयड तो जो भी एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स होते हैं, इन सब से आपका जो हार्मोनल प्रोफाइल ही डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली कार्डियोमायोपैथी टाइप का एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि जो मसल्स है ना, जैसे आपके बॉडी के मसल्स हाइपरट्रॉफीड होते हैं, एक तो होता है कि हमने फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हुई, एक उसको पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है। इसी तरीके से हार्ट की भी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मसल्स जो है डिसअरेंज हो जाते हैं, तो वो ऑलरेडी सस्पेक्ट हो जाते हैं कि उसका जो फंक्शनिंग है प्रॉपर नहीं होती, और वो ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाते हैं हार्ट अटैक के, हार्ट फेलियर के। जिम में आपने सुना होगा कि सडनली जिम बॉडी बहुत अच्छी थी और बॉडी बिल्डर था, बट उसकी जो हार्ट की जो बनावट है उसमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि सडनली वो ब्रेक डाउन हो जाता है। स्टेंट का जो क्राइटेरिया है वो सिंपली क्या है, फिजिक्स बेस्ड है। जैसे आपकी पाइप में पानी जा रहा है तो आप उसकी जो डायमीटर जिसकी वो नैरोइंग है ना, आप उसको 70% डायमीटर या 90% एरिया, दो चीज़ें हैं, उसका एरिया कितना ब्लॉक हो गया और उसका डायमीटर कितना ब्लॉक होगा। अगर 70% डायमीटर ब्लॉक होगा तो 90% एरिया ब्लॉक हो जाएगा। उतने प्रेशर पे जाके आपका जो ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है वो आगे कम जाएगा। जैसे एक जगह से पानी आ रहा है दूसरी जगह जा रहा है, उस एक प्रेशर से पानी जा रहा है, जैसे आप पानी लगाते हो कहीं भी, उसमें अगर एक लिमिट तक उसको 50% 60% आप ब्लॉक करोगे तो प्रेशर इफेक्ट नहीं होगा। जब आपका प्रेशर प्रॉपर नहीं आगे ट्रांसमिट होता तो स्टेंट का बेसिकली पर्पज यही है कि उसको हटा के आपके उसको सर्कुलेशन को मेंटेन करें। वो कोई ऐसा रूल नहीं है, वो कोई ऐसा रूल नहीं है कि मतलब अपने को 1 डालना है या 2 डालना है, डिपेंडिंग अपॉन आप मतलब कितना उसको जैसे डिजीज़ के सिम्टम के हिसाब से। मान लो कई बार तीनों में है तो तीनों में भी 4-4 5-5, ऐसा कुछ भी है, कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है। सर आजकल जो बच्चे कनेडा वगैरह बात कर रहे हैं, काफ़ी यंग उम्र के अंदर, इवन 25 प्लस 30 प्लस उनको हार्ट अटैक हो रही है काफ़ी, तो उसी ऐसे न्यूज़ आ रही है।
ये क्या कारण है? बेसिकली इसका सबसे बड़ा कारण ड्रग अब्यूज़ है। जो ड्रग्स होती हैं ना कार्डियोटॉक्सिक होती हैं, आप समझिए। जो कार्डियोटॉक्सिक का मतलब कि जैसे आपका हार्ट है ना बिल्कुल प्रॉपर ऐसे बीट करता है, PQRS। अगर आप कभी लाइव यूट्यूब पे कभी कार्डियक सर्जरी को निकाल के देखो तो बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है कि एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर उसके 10 सेकंड 5 सेकंड का, उसके बाद नीचे का चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट, राइट लेफ्ट, ये बड़ा सर्कल उसमें करता है। अगर आप मान लो कोई भी टॉक्सिक चीज़ है, अल्कोहल भी एक, आप मान ले कि आपने थोड़ी एक्स्ट्रा ले लिया तो उसको अल्कोहल बिंज बोलते हैं जैसे, तो आपकी हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाती है, एरिथमिया बोलते हैं उसको। तो आपकी जैसी हार्ट बीट गड़बड़ हुई, अगर वो नीचे अपर चैम्बर की हुई तो आपको सिम्टम आएंगे कि मेरी सांस फूल रही है, मेरी धड़कन बढ़ रही है। अगर नीचे के चैम्बर की हो गई जो कि मेन पंपिंग चैम्बर है तो सीधा चक्कर खा के गिर जाएगा। सर ब्लड को पतला कैसे रखा जा सकता है? ब्लड को पतला रखने का देखो 2-3 तरीके हैं। जैसे तो एक आयुर्वेदा वाले जैसे बताते हैं, हालांकि उसका जैसे लहसुन है, लहसुन का हमारी एलोपैथी की बुक्स में भी लिखा हुआ है कि लहसुन सुबह अगर आप लेते हो 2 गट्टी उससे, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल प्लस आपका जो ब्लड की जो विस्कोसिटी वो कम होती है। और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आपका, अगर आप जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि फीमेल अगर मोर देन 60 ईयर्स एज है, मेल अगर मोर देन 55 ईयर्स एज है, 55 साल से ज़्यादा अगर मेल है या 60 साल से ज़्यादा फीमेल है, तो फीमेल्स में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उनका जो हार्मोनल प्रोफाइल चेंज हो जाता है। तो आपको 75 मिलीग्राम इकोस्प्रिन लेना चाहिए। पर इंडिया में ये सोच है कि मेरे को दवाई लग गई। हम जैसे रोटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, तो कोई वो ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम मसाले भी डालते हैं। अभी आप जैसे आयोडीन का कैसे गवर्नमेंट ने ओवरकम किया, आयोडीन का उन्होंने नमक में मिला दिया। जो घेंगा जो पहले बीमारी थी उसको ख़त्म करने के लिए आयोडीन को नमक में मिला दिया गया। अब कुछ दिन बाद ये भी एस्पिरिन भी नमक में या चीनी में आएगी, फोर्टिफाइड चीज़ें आपको, क्योंकि आप सर स्टंट के बाद कितने मतलब टाइम तक की लिमिट होती है कि इंसान कितने टाइम में रेगुलर लाइफ जी सकता है? स्टेंट का कोई ऐसा वो नहीं है। स्टेंट तो एक जैसे आपकी गाड़ी में ना आपने जैसे ट्यूब है, आपने पंचर लगवा लिया, आप समझ गए। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि आपको जैसे आप स्टेंट लगा है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी आपकी जो ट्यूब थी वो वीक थी, उसको एक जस्ट एक मतलब ये कोई वैसा रेस्क्यू नहीं है कि आपने एक नई चीज़ अटेन कर ली। जैसे बोन है उसमें आपने रॉड डल गई, तो वो एक सपोर्टिव चीज़ है। उसके बाद क्या है कि अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन रखते हो, स्टेंट का रोल तो इनिशियल 2 to 3 मंथ्स में ही होता है। 2-3 महीने अगर आपका स्टेंट डला है, आपने प्रॉपर मेडिसिन खाई है, वो तो दोबारा एंडोथेलाइज हो जाता है। हम मेडिसिन इसीलिए खिलाते रहते हैं बार बार कि इसको एक बार ब्लॉकेज आई है कि एटलीस्ट हो सकता है दवाई खाता रहे तो दोबारा ब्लॉकेज ना आए। नहीं, वो बिल्कुल सही है। बेसिकली पर्पस तो स्ट्रेस रिलीवर का ही है। जैसे ही आप मतलब रेस्ट पे जाते हैं तो हमारे बहुत सारे, जैसे आपका हार्ट रेट यंग, आप एक्टिव हो तो आपका हार्ट रेट 70-72 रहता है, स्लीपिंग हार्ट रेट 40 to 50 के बीच में रहता है। तो एक्चुअल में तो सारी बॉडी को रेस्ट ही स्लीप से मिलता है। दरअसल दो एक थेरापियाँ और होती हैं पोस्ट कोविड के बाद, कोविड की वैक्सीन फॉर इंक्रीज हार्ट केसेस। देखो ऐसा है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि देखो कोविड क्या है, बेसिकली एक वायरल इलनेस है। तो कोविड से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन तो बढ़ी है। इन्फ्लेमेशन जैसे CRP लेवल आपने देखा होगा, यार पेशेंट CRP लेवल करा रहा है। इन्फ्लेमेशन भी एक टाइप का बॉडी के अंदर, जैसे आपका सर्कुलेशन में एक अलग टॉक्सिन सी फैल गई है ना, तो उससे आपकी जो थ्रोम्बोजेनिसिटी है वो बढ़ गई। अब वो ड्यू टू वायरस है, वैक्सीन भी वायरस का मॉडिफाइड रूप है। तो इन दोनों से देखो बॉडी के अंदर तो चेंजेस आते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट तो नेचुरली आने ही थे, ये एक्सपेक्टेड ही, ये एक्सपेक्ट नहीं CT एंजियो देखो बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है, कम नहीं होती यहाँ पे, हमारे तो खूब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। डेरे में बहुत अच्छी मशीन है इनके पास, फिलिप्स की 128 स्लाइस, तो खूब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस CT और हमारी एंजियोग्राफी में अंतर इतना है कि हम उसको अंदर से देखते हैं, CT उसको बाहर से देखता है। कई बार कैल्शियम ज़्यादा होता है तो उस केस में फिर हमें ये करनी पड़ती है। बच्चों में भी इस तरीके के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, क्या टीनेज बच्चों में भी इस तरीके के इंडिकेटर्स आ रहे हैं? हार्ट के पेशेंट आप ये बेहतर जानते हैं, तो क्या कारण उनका जो चिप्स वगैरह खाना और
बेसिकली बच्चों में ना ज़्यादातर कार्डियोमायोपैथी होती है। कार्डियोमायोपैथी क्या होती है कि बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा कोई मोबाइल से डायरेक्ट हार्ट डिजीज़ का तो कोई अभी तक लिंक नहीं आया है कि कोई हार्ट मतलब डिजीज़ ऐसे हो रही है। बट हाँ इतना है कि जो प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादातर जेनेटिक या कंजेनाइटल डिजीज़ हैं जो प्रॉपरली, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में तो बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले इको करते हैं वो, ताकि कोई भी चीज़ है वो डिटेक्ट अर्ली हो जाए, ट्रीट अर्ली हो जाए। बच्चों में तो ऑलमोस्ट सारी हार्ट डिजीज़ जितनी भी है ऑल आर ट्रीटेबल। There is one question from them, then you can answer that. कि during pregnancy क्या कुछ special care for the heart होनी चाहिए या डेफिनेटली जैसे सर ने कहा ना कि अवेयरनेस होनी चाहिए फर्स्ट टाइम, है ना। कितनी बार पेशेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, वो दिखाने ही नहीं आते, सोचते 3 मंथ्स हो जाएंगे तब इवेल्युएट कराएंगे। तो एक प्राइमरी इवेल्युएशन जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए डेफिनेटली होना चाहिए। कोई रिमेटिक हार्ट डिसीज़ है जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और डिटेक्ट नहीं हो पाती, वो प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होती है, तो वो डिटेक्ट हो जाए। ये PSVT है तो फर्स्ट विजिट पे, आज ही एक पेशेंट थी उसको, तो वो फर्स्ट विजिट पे डिटेक्ट हो जाए, प्रॉपर इवैल्यूएशन हो जाए। कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू ही नहीं कर सकते, मतलब इंडिकेशन होते हैं कि यू शुड नॉट कंटिन्यू प्रेगनेंसी, टर्मिनेट करना है, तो वो भी एटलीस्ट एक डिटेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए। क्योंकि मैनिफेस्ट करती है तो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में मैनिफेस्ट करती हैं एज अ हार्ट फेलियर या मॉर्बिडिटीज इंक्रीज हो जाती हैं या डेथ भी हो सकती है, तो डेफिनेटली होना चाहिए इसका ना प्राइमरी इवैल्यूएशन। तो लास्ट सिरसा में भी किस तरीके की मरीज है और नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो किस तरीके के पेशेंट का क्या करता है? नहीं बेसिकली पार्टिकुलरली अगर आप सिरसा की बात करें ना तो यहाँ पे एक मतलब दो डिफरेंसेस हैं। मतलब कुछ तो पेशेंट ऐसे हैं कि कॉन्शियस है बहुत अच्छा कि उनको मतलब आप थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ के लिए बात करो तो, कुछ थोड़ा सा ऐसे होता है कि बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाते हैं कि नहीं जैसे मान लो सुबह कोई पेशेंट आया, उसको बताया कि आपको दिक्कत है ना। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एवरी पेशेंट डज नॉट नीड स्टेंट, ठीक है। तो पेशेंट को आप पहले बताओ ना तो वो हमसे ज़्यादा बेचारा इसलिए घबरा जाता है कि उसको लगता है कि यार अब मेरे पास पैसे तो इतने हैं नहीं, है ना, पता नहीं क्या होएगा, तो वो पहले मन बना लेता है कि आप ना दवाई लिख दो, है ना। तो कुछ नहीं, मैं कहूँगा 70-80% पेशेंट ऐसे हैं जो मेडिसिन पे 2-3 दिन रुक जाते हैं तो उनकी जान बच जाती है। तो हार्ट अटैक का मतलब इज़ नॉट ए डेथ सर्टिफिकेट। आपको मतलब अगर कोई भी पेशेंट है किसी भी क्लास का है, अगर वो पेशेंट एंजियोप्लास्टी नहीं कराता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए रास्ता बंद है। वो हमारा खुद का एम बनता है पेशेंट से डिस्कस करना, उससे बात करना कि आपको उसको पहले ब्लड थिनर मेडिसिन भी हैं, ब्लड थिनर इंजेक्शंस भी हैं, क्योंकि पेशेंट जैसे मतलब हम उसको नहीं जानते होते कहाँ का रहने वाला है या क्या उसकी बैकग्राउंड है, क्या सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। आयुष्मान स्कीम से बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ, बहुत सारे पेशेंट बेनिफिट हो रहे हैं। तो एटलीस्ट पेशेंट का इतना होना चाहिए कि वो हॉस्पिटल में 1-2 दिन रुक जाए, तो एक बार उसकी क्राइसिस जैसे तूफान आया है तो वो सेटल भी होएगा।